को मान लो कोई डीमोटिवेट कर रहा है, या फिर आपका ये कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हैं आपके पास कि हाँ आप इससे ज़्यादा हाइक नहीं ले सकते, आपके पास ऐसा हो जाएगा, आप कम हाइक के साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इतना अच्छा ऊपर नहीं मिल पाएगा, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, दुनिया में है लाखों कंपनी पड़ी, जाने मन तो अकेली तो नहीं। बहुत मैं ये जानना चाहता हूँ अमन, क्या आपका इन्फोसिस में जो स्टार्टिंग सीटीसी था वो क्या था वैसे, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिला आफ्टर बीसी? इस बात को, ये आपके साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ है, जैसे जो टीसीएस में काम कर रहे हैं या फिर इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, जो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है जावा पे, उनको ट्रेनिंग मिलती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और ट्रेनिंग अच्छी कंप्लीट हो जाती है, और जब प्रोजेक्ट एलोकेशन की बात आती है तो वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहे होते हैं जो ट्रेनिंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि अब 90 डेज का नोटिस पीरियड था। तो आपने रिजाइन पहले मार दिया फिर ऑफर लेने के बाद रिजाइन मारा? ये मेरा पहला तो सवाल है लोग आपसे। बहुत शर्माते हैं, जैसे कि कहते हैं किसी लड़की का हाथ मांग रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो सैलरी का, तो उसे मैं कहता हूँ कि शर्माना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस से बोलो। तो जैसे मैंने रिएक्ट की तैयारी स्टार्ट करी थी, कि मैंने रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसा कहते हैं कोर जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट करने के बाद रिएक्ट का सीधा प्रोजेक्ट उठा लिया था यूट्यूब थोड़ा से। एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो मुझे, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर? कि रात में जागने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता, कोई कोई कोडर भी होता है। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। इन्होंने अपना करियर ट्रांजिशन किया एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल से डेवलपमेंट में। आज एक फ्रंट एंड डेवलपर एक यूएस बेस्ड एमएनसी में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया इन्फोसिस से। इन्होंने खाली बीसीए किया, एमसीए नहीं किया है। बहुत बार आप मेरे से पूछते हैं या बीसीए के बाद में जॉब कर सकता हूँ, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। इन्होंने एमसीए क्यों नहीं किया वो भी हम जानेंगे, इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 2.2 लाख से, 3 साल इन्फी में काम किया, 3.9 लाख तक पहुंचे, और आज 4x हाइक के साथ, सैलरी हाइक के साथ काम कर रहे हैं। इनके पास 7 से 8 ऑफर थे इनके 90 डेज नोटिस पीरियड में। तो वो सारा सैलरी नेगोशिएशन, कैसे एचआर से डिस्कशन, वो सब मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। एंड इनका फ्रंट एंड का पूरा एक्सपीरियंस, क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या प्रोजेक्ट्स किए, वो सब कुछ जाना है। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो सपोर्ट में, आपको डेवलपमेंट में आना है, एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ स्किल अपनी डेवलप करनी है सैलरी नेगोशिएशन के अंदर, जो और चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, कैसे हैंडल करें, एचआर से कैसे बात करें, वो सब चीज़ें आपको आज के पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी। बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, एंड बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, इनको हमने एज अ पर्सन जाना, बहुत कुछ पता चला। तो इस पॉडकास्ट को देखना पूरा, लाइक करना, कमेंट करना। लाइक एम मैंने रखा है 10,000 का, कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं अमन से, जानते हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस। तो अमन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने सुबह सुबह हमारे साथ ज्वाइन किया। सुबह का टाइम हो रहा है, आपको भी हमने जल्दी उठा दिया है, वीकेंड चल रहा है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है यार। आपने 3 साल इन्फोसिस में काम किया, आपने सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, एंड आज आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। और ख़ास बात ये, आपकी जर्नी में आपने बीसीए किया है, उसके बाद एमसीए किया ही नहीं, तो वो भी मैं जानना चाहूँगा। तो ओवर टू यू अमन, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत बताइए अपने बारे में हमारी ऑडियंस को प्लीज़। Okay. Firstly, thanks Ajay for giving me this opportunity. So my name is Amanjeet and I am from Karnal, Haryana. So I've completed my bachelor's from a Tier 3 college. So after that, I got placement through the college only. So I joined Infosys and I worked there for 3 years in support role and also in a development role. So a few months back, I just had my very first switch. So currently, like I am working as a front-end engineer in a US-based company. वेरी नाइस। तो आपने कभी माइंड में आया नहीं आपको कि आपको एमसीए भी करना चाहिए? वैसे क्यों आएगा? आपको कॉलेज टाइम पे ही प्लेसमेंट मिल गया एक अच्छी एमएनसी के अंदर, तो आपने कहा चलो चलते हैं। या वेल अजय, तो इसका ऐसा था कि जैसे मैंने अभी बीसीए अपनी कंप्लीट की, तो उसके बाद मेरे माइंड में भी यही सेम क्वेश्चन था कि मुझे अपनी मास्टर्स परस्यू करनी चाहिए या फिर जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट भी किया, तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। कोई कह रहा था कि आप पहले मास्टर्स परस्यू कर लो, फिर उसके बाद जॉब ज्वाइन करो तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो ऐसा था। तो बट मेरा ऐसा था कि मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो मैं अपने खुद ही कमा के खुद ही अपना पे करूं
और तब मास्टर्स करूँ। तो मुझे तब उस टाइम मल्टीपल कंपनीज से ऑफ़र थे, मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज थी जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो। तो मैंने सोचा कि इन्फोसिस में मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो मैंने वो प्रेफर किया वहाँ पे ज्वाइन करना। तो ये था। तो बहुत सारे लोगों को ये सेम क्वेश्चन रहता है कि BCA के बाद क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? तो मेरे में मल्टीपल क्वेरीज आती हैं, लिंक्डइन पे भी और भी जगह। तो यही रहता है कि हाँ, मेरा ये भी हुआ है कि हम BCA के बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी इन्फोसिस ज्वाइन की, तो उसके अंदर मेरे को स्टार्टिंग में रोल मिला था ऑपरेशन एग्जेक्टिव का। तो ऑपरेशन एग्जेक्टिव से मेरी प्रमोशन होकर सीनियर ऑपरेशन एग्जेक्टिव हुआ। तो उसके बाद मेरा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एक बार स्किल्स की बात होती है, मोस्टली कंपनी के अंदर कोई ये नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, आपने BCA की है या फिर B.Tech की है। बस मेन बात अपॉर्चुनिटी की होती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वो ज़रूर ले सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं आपके विचार से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे मैंने भी BCA MCA किया है, और अगर मुझे BCA के बाद ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली होती तो शायद मैं भी यही करता। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप MCA करने जाएंगे 3 साल, और अगर आप इतने में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा IT के अंदर, और आप साथ साथ भी MCA कर सकते हो, तो वो एक्सपीरियंस जो अगर आपका बन गया, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे स्विच करने में, जो इनको किया। और अच्छे हाइक के साथ आज एक 4x हाइक के साथ आज जहाँ भी हैं काम कर रहे हैं, एंड US बेस्ड कंपनी जैसे उन्होंने मेंशन किया। मैं ये जानना चाहता हूँ अमन, क्या आपका इन्फोसिस में जो स्टार्टिंग CTC था वो क्या था वैसे, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिला आफ्टर BCA? ओके। तो उसमें मेरा स्टार्टिंग पैकेज था 2.2 LPA। मैंने इतने कम LPA से मैंने ज्वाइन किया। ये भी एक डिसीजन होता है कि हाँ, आप इतने लोअर पैकेज पर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ, इतने सैलरी के अंदर हमारा क्या ही होगा। तो बट स्टिल मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं मास्टर्स के अंदर जितना एक्सपीरियंस करूँगा उससे ज़्यादा मुझे लगा था कि मैं कंपनी के अंदर कर लूँगा। और वैसा ही हुआ कि मैंने उसके अंदर 3 साल अपना काम किया और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उस कंपनी में, और उसका मुझे बेनिफिट भी मिला 3 साल बाद। बहुत अच्छा। किस तरीके का काम आप कर रहे थे वहाँ पे इन्फोसिस में? ऑल्दो इन्फोसिस एक बहुत अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट जैसे क्या होता है कि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है। एयरलाइन डोमेन है, इंश्योरेंस डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है। तो आप किसी ना किसी डोमेन में तो आप भी काम कर रहे होगे। तो थोड़ा बताइए अपनी 3 साल की जर्नी, वहाँ कैसे चीज़ें हो रही थी, कितना आपने सपोर्ट किया, फिर कब डेवलपमेंट वाला चांस मिला, और कब वो इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा? ओके। तो ऐसा था कि सबसे पहले जैसे हम इन्फोसिस ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है। तो मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, तो मैंने ट्रेनिंग के अंदर अपनी कंप्लीट करके वहाँ पे टॉप किया। और तो मैं हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ, तो एक उनके लिए भी एक मोटिवेशन है ये चीज़ कि एक बैक बेंचर भी एक अच्छी पोजीशन लेके बढ़िया जॉब कर सकता है। ये नहीं होता कि जो बैक बेंचर होते हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या फिर ऐसा कुछ। मैं हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ और हमेशा पढ़ाई में भी मैंने टॉप किया है। तो मैंने उसके बाद टॉप किया, उसके बाद मेरे को पुणे लोकेशन मिली। तो पुणे मैं वहाँ पे रहा। तो उसके बाद ऐसा होता है कि हमें प्रोजेक्ट ऑफ़र किए जाते हैं TPD के थ्रू। तो मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हुए, तो मोस्टली वो स्पोर्ट प्रोजेक्ट थे। तो कहीं मैंने पहले 2-3 प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी किए। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, एक पॉलिसी होती है कि आप इतने प्रोजेक्ट्स के बाद रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जब मुझे सारे प्रोजेक्ट मोस्टली स्पोर्ट के मिल रहे थे, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, स्पोर्ट के अंदर भी काम करके देखते हैं। तो मुझे हेल्थ केयर डोमेन के अंदर एक स्पोर्ट का प्रोजेक्ट मिला था जो US बेस ही था। तो US का हम एक प्रोडक्ट पे सपोर्ट दे रहे थे उनकी एप्लीकेशन को। जैसे कुछ भी इश्यूज आते हैं या फिर कोई इंसिडेंट्स होता है या फिर कुछ न्यू थोड़ी बहुत इन्हांसमेंट करनी होती है, तो हमें उस चीज़ के अंदर काम करना होता था। तो उसके अंदर 24 आवर्स सपोर्ट रहती थी कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो पर बट हमें सपोर्ट देनी है जो वो है 24 आवर्स की। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे सेव 1, सेव 2, सेव 3। तो बेस्ड ऑन दैट दोज इंसिडेंट्स, सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड दोज इंसिडेंट एंड रिजॉल्व ऑन ऑल दिस इंसिडेंट्स ऑन दिस टाइम। ओके। तो मैंने उसके अंदर 1.5 साल मैंने मोस्टली स्पोर्ट के अंदर काम किया। तो उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं जैसे साइड बाय साइड लर्निंग करता रहता था। तो मुझे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा कि हाँ, चाहिए अपॉर्चुनिटी के अंदर ये ट्राई करना चाहिए। तो फिर उसके वैसे जब मैंने अपना उस प्रोजेक्ट के अंदर काम स्टार्ट किया दूसरे के अंदर, जिसके अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके अंदर मेरा स्लोली इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा।
तो फिर मैंने वही से अपना चेंज किया फिर। बहुत अच्छा। वैसे तो उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत वगैरह हुई होगी, जैसे एकदम से स्विच करना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। एंड आई थिंक आप हमारी बात भी हुई थी, आपने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे चेंजेस मिले थे, माइनर चेंजेस मिले थे, थोड़ा सा वहाँ आप काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गए थे। यस, तो उसके अंदर ऐसा था कि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल स्मॉल स्मॉल चेंजेस मिलते थे कि जैसे एक इनपुट बॉक्स ऐड करना है, उसकी थोड़ी अलाइनमेंट सेट करनी है। तो क्योंकि वह स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं, तो जो यूज़र हमें रेज करके देते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें थोड़ा चेंज इसके अंदर चाहिए, इस कंपोनेंट के अंदर चेंज चाहिए। तो जैसे मैं साइड बाय साइड लर्निंग करता था यूट्यूब से सीखते रहना। मैंने आज तक कभी कोई पेड कोर्स नहीं लिया, तो आई थिंक सो यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। सो उसके अंदर यूट्यूब से हम सब कुछ सीख सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। हाँ, बहुत कंटेंट है यार यूट्यूब पे। पहले नहीं था इतना, अब तो इतना सारा कंटेंट है। अगर आप में एक्चुअल में है, चाह है करने की, तो आप बहुत कुछ यूट्यूब से सीख सकते हो। एंड एक और चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो मैंने आपसे सीखी, आप बेशक 1.5 साल सपोर्ट में थे, बट अपनी लर्निंग्स को आप कर रहे थे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, एंड वहीं से आई थिंक वो डॉट कनेक्ट होते गए। फिर आपको इन्फोसिस के बाद अंदर ही, मतलब 1.5 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने थोड़ा बहुत काम किया। बहुत अच्छा। सो व्हाट क्लिक्ड इन योर माइंड टू मेक योर करियर ट्रांजिशन फ्रॉम सपोर्ट टू डेवलपमेंट? ऐसा क्या था? सपोर्ट में मज़ा नहीं आ रहा था? आई थिंक मेरे को लगता है 1.5 साल सपोर्ट में कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा, या नहीं? या फिर बोरिंग था, या फेड अप हो गए बिल्कुल? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता, बट उसके अंदर सीखने को बहुत कुछ मिला। जैसे ईमेल राइटिंग होगी, कैसे क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, रिक्वायरमेंट को समझना। और अगर यूज़र कभी कभार ऐसा होता है मोस्टली कि यूज़र हमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं करके देता कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमें उनका कॉल सेटअप करनी पड़ती है, उनसे पूरी रिक्वायरमेंट समझनी होती है। और अगर वो रिक्वायरमेंट जेन्युइन नहीं है तो हम यूज़र को भी बता सकते हैं कि हाँ, कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे दूसरे वे से कर सकते हैं। तो उसे ये था, मैंने सब चीज़ें सीखी। तो बट ये था कि मोस्टली रेपिटेटिव वर्क हो जाता है कुछ टाइम बाद, कि आप सेम टाइप ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट रिजॉल्व कर रहे हैं। और मेरी जैसे सेकंड शिफ्ट थी, तो मुझे सेकंड शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ता था रात तक। कभी जैसे यूएस बेस्ड थे, तो इस मोस्टली यूज़र अपने यूएस टाइम बेस के अंदर होते हैं, तो वो लेट उनके साथ कॉल्स करना, रिपीटेटिव वर्क। तो इस वजह से मैं थोड़ा वो हो गया था कि अभी मुझे चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं जैसे साइड बाय साइड लर्निंग भी करता रहता, तो मुझे उसी के बेस पे एक अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैंने वो। वैसे तो मैं पूछने वाला था कि आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही क्यों ऑप्ट किया? जैसे ठीक है, जो भी आपको 1.5 साल बाद इन्फोसिस में काम मिला, आपने काम किया, कोई स्पेसिफिक था माइंड में पहले से कि मुझे फ्रंट एंड में ही जाना है, या फिर जैसे जैसे पढ़ते गए और सडनली एक प्रोजेक्ट आया इन्फी के अंदर 1.5 साल बाद, आपने थोड़ा बहुत वहाँ पे हल्का फुल्का काम किया, वहाँ से और इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तो फ्रंट एंड ही क्यों? एनी अदर थिंग क्यों नहीं? जैसे डेवऑप्स है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, और बैक एंड डेवलपमेंट भी है, फ्रंट एंड क्यों? एनी रीज़न? हाँ, तो उसका ऐसा था कि मैंने ट्रेनिंग टाइम के अंदर फुल स्टैक का उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी थी, ओह, तो मुझे फुल मैं कोडिंग के अंदर बिल्कुल अच्छा था। बट जब मेरे को प्रोजेक्ट मिला तो वो सपोर्ट का था। वो तो पता है अमन, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आप बिल्कुल कैरी ऑन करना इस बात को, ये आपके साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ है, जैसे जो टीसीएस में काम कर रहे हैं या फिर इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, जो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है जावा पे, उनको ट्रेनिंग मिलती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और ट्रेनिंग अच्छी कंप्लीट हो जाती है, और जब प्रोजेक्ट एलोकेशन की बात आती है तो वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहे होते हैं जो ट्रेनिंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। राइट, बिल्कुल अजय, मेरे साथ भी सेम यही हुआ। मुझे ESP.NET के अंदर फुल स्टैक के अंदर ट्रेनिंग मिली, और जब मुझे प्रोजेक्ट मिला वो था बिल्कुल सपोर्ट का, तो उसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं थी। तो जब मेरा 1.5 साल कंप्लीट हो गया, तो उसके अंदर मेरा कोडिंग से बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था। तो तब मेरे माइंड में भी यही आया था कि क्या मैं डेवलपमेंट के अंदर जा सकता हूँ, या फिर अभी जाके फ्यूचर के अंदर कैसे होगा सब कुछ। तो बट मैं जैसे साइड बाय साइड मैं कहता हूँ कि लर्निंग करते रहना चाहिए, और आप उसके अंदर कंपनी के अंदर उसके बाद बता सकते हैं कि मेरे पे ये स्किल मैंने एक्वायर की है, तो मुझे उसके बेस पे प्रोजेक्ट एलोकेट कर दो। तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ कि मैंने अपना ये करने लगा कि फुल स्पोर्ट के अंदर काम कर रहा था। तो स्पोर्ट के अंदर परेशान हो गया थोड़ा कि अब यही रेपिटेटिव वर्क कब तक करता रहूँगा, तो अब ये चांस है मेरे पे कुछ चेंज करने का। तो मैंने अपना उसी के बेस पे इंटरव्यूज़ दिए कंपनी के अंदर ही, और वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये था कि फ्रंट एंड ही क्यों, मैंने सोचा था कि हाँ मैं फुल स्टैक करूँगा, तो मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करी। जावास्क्रिप्ट के बाद मैंने रिएक्ट करी। तो उसके बाद मैंने अपना मोंगोडीबी वगैरह स्टार्ट किया था, मोंगोडीबी और नोड।
तो बट उसके बाद मेरे को ना अपॉर्चुनिटी मिल गई थी रिएक्ट के अंदर ही बहुत अच्छी। तो रिएक्ट के अंदर मेरे को अच्छा प्रोजेक्ट मिला, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अभी इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके अंदर मेरा स्लोली इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, तो फिर मैं फ्रंट एंड के अंदर ही हूँ अभी। तो आगे अगर और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि फुल स्टैक की, तो ज़रूर वो भी करेंगे। तो जी आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए। अगर आप अपना करियर नॉन टेक से टेक में लाना चाहते हैं, स्विच करने का सोच रहे हैं या अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, तो जी क्रायो.do जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, जिस तरीके से कंपनीज के अंदर काम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपस्किल कराया जा रहा होता है। इनका एक प्रोग्राम है फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम है, जहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, राइट। और बेसिक से लेके एडवांस एवरीथिंग हर चीज़ कवर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। डीएसए भी है और प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, राइट। तो एयरबीएनबी हो गया, अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन एप्लीकेशंस पे एंड टू एंड आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे। प्रॉपर आपको 1-to-1 सपोर्ट, मेंटरशिप मिल रही होती है। जो इनका एवरेज सैलरी है, जो आपका पैकेज लगेगा वो 11 LPA का है। इट कैन बी अप टू 40 LPA। 40 LPA तक भी लोगों ने क्रैक किया है। तो मैंने डेमो का जुगाड़ करा दिया है, लिंक गिवन है। बाकी अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं तो इनका जो एवरेज सैलरी हाइक है वो 89% है। तो सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो यू कैन गो एंड चेक आउट। गाइस अभी आप देखिएगा इनका सैलरी नेगोशिएशन, इनका HR से डिस्कशन। मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ इनसे जब इन्होंने बताया 2.2 पैकेज में लगे इन्फोसिस के अंदर, और उसके बाद फिर एकदम 4x हाइक लिया। अभी ऑफर्स इन्होंने काफ़ी सारे लिए अपने। इन्होंने कैसे हैंडल किया 90 डेज नोटिस पीरियड, अभी आप देखिएगा। ओके, सो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे अमन, देखो हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर कोई काम कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू यू, हमारी ऑडियंस देख रही है आपको, एक क्लीन रोड मैप क्या रहेगा आपके हिसाब से? क्योंकि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर है, अभी काम कर रहे हैं, आपने एमसीए भी नहीं किया, आफ्टर बीसीए आपको इन्फोसिस में आपने 3 साल बिताए, अब आपको एक अच्छी कंपनी में, आप यूएस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू क्या जरूरी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए? जी, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप अपना कोर जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर करें। तो कोर जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट जैसे अजय सर की भी सीरीज़ है ES6 कंसेप्ट्स के ऊपर, आपको वो गो थ्रू कर सकते हैं। और अक्षय सैनी की नमस्ते जावास्क्रिप्ट, तो आप उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो उसके बाद आप जब आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप रिएक्ट पे जा सकते हैं कि उसके अंदर आप रिएक्ट के कंसेप्ट सीखें, फिर रिएक्ट के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाएं। तो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए ज़्यादा, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे वो सारे कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट रोड मैप रहेगा फ्रंट एंड। पता है इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, इन्होंने बहुत सही बोला ES6। जैसे क्या होता है जब आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जाते हो तो 2 रोल आपके लिए डिफाइन होते हैं कंपनी के अंदर। या तो आप एक कोर जावास्क्रिप्ट इंजीनियर होगे, वहाँ डिज़ाइनिंग में आप थोड़े कम होगे, बट आप लॉजिक बिल्डिंग में ज़्यादा होगे, आप कोर डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहे होगे। अगर आपका इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग के अंदर है तो आप पेज को डिज़ाइन कर रहे होगे विद द हेल्प ऑफ CSS और HTML का वहाँ यूज़ कर रहे होगे, कोर पेजेस डिज़ाइन कर रहे होगे। वो जो टेम्पलेट होंगे मे बी वो फिग्मा पे हो सकते हैं, फ्रेमर पे हो सकते हैं, वो आपको एक UX डिज़ाइनर और UI डिज़ाइनर करके देगा। तो एक रोल होता है डिज़ाइनिंग वाला और एक होता है कोर जावास्क्रिप्ट इंजीनियर वाला। तो ये जो अमन बैठे हैं हमारे सामने, ये एक कोर जावास्क्रिप्ट इंजीनियर वाला काम करते हैं रिएक्ट के अंदर। और डिज़ाइनिंग में आई थिंक आप कम है, इंटरेस्ट कम है थोड़ा, या है? यस राइट, मेरा थोड़ा डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम है, तो HTML CSS के अंदर उतना मज़ा नहीं आया मेरे को। सो अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम जेनरिक बात करें तो यस, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, व्हेन आई एम सेइंग जावास्क्रिप्ट इट मींस वनीला जावास्क्रिप्ट, ES6 रिएक्ट और गिट। बस अगर इस पे आपकी अच्छी कमांड हो गई है इन स्किल्स के ऊपर, और 2 प्रोजेक्ट हैं, जानेंगे इनसे प्रोजेक्ट के बारे में भी, तो आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। रिजेक्शन होंगे कोई बात नहीं, बट सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि इनिशियल टाइम पे आपको नहीं पता होगा कि क्या क्वेश्चन बैंक है, तो वो आइडिया लेने के लिए, क्योंकि इनके भी रिजेक्शन हुआ ऐसा नहीं है, बात करते हैं अभी इनसे। तो अगर आप यहाँ तक आगे होगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको अभी तक क्या इंटरेस्टिंग लगा इस पॉडकास्ट के अंदर, ठीक है? ओके, सो अब ये बताइए जी, क्यों छोड़ी इन्फोसिस? अच्छा खासे 3 साल ठीक है वहाँ बिताए, मैं मानता हूँ पैसा एक इशू रहा होगा यार, अच्छा 3 साल जब कंप्लीट हो गए कहाँ तक पहुँचे? 2.2 से कहाँ, किस पैकेज तक पहुँचे? मेरा 2.2 से 3.9 हुआ था 3 साल के अंदर। तो मुझे हर साल की रेटिंग हमेशा टॉप मिली है। तो जैसे
कमेंडेबल होती है, तो एक था आउटस्टैंडिंग। तो मेरे को आउटस्टैंडिंग हमेशा रेटिंग मिली 3 साल के अंदर, क्योंकि मैंने हमेशा अपना काम टाइम पे कंप्लीट करके दिया। तो उस तभी मेरे 2.2 से 3.9 हुई। अगर किसी की रेटिंग कम होती है तो उसका वो कम हाइक तक भी पहुंच पाते हैं। ओके ओके, बट फिर भी 2.2 से 3.9 तो इनको लगा यार 3 साल भी हो गए हैं, तो एक अच्छा हाइक भी एक माइंड में रहता है कि अब स्विच करते थोड़ा पैसा बढ़ाते हैं। अभी मैं आपकी शादी हो गई है अभी अमन? नहीं नहीं, अभी सिंगल हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं मैंने वैसे पूछा। रेडी टू मिंगल। चलो जल्दी, हम चाहते हैं आप मिंगल हो, है ना, हम तो यही चाहेंगे। एंड अभी अच्छा आप ऑलरेडी सेटल्ड हो गए हैं यार, और बहुत बढ़िया। अब ये नहीं है कि टेक्निकल सुनेजा यहाँ पे शादियाँ करवा रहे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक माइंड में क्वेश्चन आया तो पूछ लिया। ओके सो सुनेजा मैट्रिमोनियल है। गुड, अच्छा आइडिया दे दिया आपने। वो भी रिएक्ट है उस पे। वो भी रिएक्ट पे है कि भाई जो भी आईटी में सिंगल लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, मैं भी अपने आप को एनरोल कर लूंगा उसमें। तो अमन 3 साल आपने फिर हो गए कंप्लीट, आप 2.2 से 3.9 पे आ गए, तो कब आपको आपका पहला ऑफर मिला? क्योंकि अब 90 डेज का नोटिस पीरियड था, तो आपने रिज़ाइन पहले मार दिया फिर ऑफर लेने के बाद रिज़ाइन मारा? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। मैंने अपना रिज़ाइन फर्स्ट ऑफर लेने के बाद किया था। अच्छा। उन्होंने 90 डेज़ का टाइम दे दिया था, बट मैंने उन्हें बोला था कि मैं सर ऑफ़र लेने के बाद अपने मैनेजर से बात कर सकता हूँ अर्ली रिलीज़ की, क्योंकि वो भी इतना टाइम वेट नहीं कर सकते थे कि हाँ उन्हें थोड़ा अर्ली ज्वाइनिंग चाहिए था। बट मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ आप एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर हमारे पास ज्वाइन करें। तो बट उन्होंने मेरे को पूरा मैंने बता दिया था क्लियर कि मैक्सिमम 90 डेज़ हो सकते हैं, बट मैं अर्ली रिलीज़ की बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे मैनेजर्स के साथ अच्छे टर्म्स थे। तो कितना आपको हाइक मिला था जो पहला ऑफर था वैसे, इफ यू डोंट माइंड? अराउंड मोर देन 120% की मेरे को फर्स्ट ऑफर मिला था। अच्छा तो वो था एक मोहाली बेस्ड कंपनी थी, सेबोस सोल्यूशन। ओके, एंड कितने ऑफर्स आपके पास 90 दिन में आ गए थे? आफ्टर 90 days I was having 7 to 8 offers in hand. ओके Yeah, some were from the Mohali and some were from the Noida, Gurgaon, Delhi. ओके ओके, और क्या चैलेंजेस थे आपको फर्स्ट ऑफर लेने में? ऐसा तो है नहीं पहली बार में मिल गया होगा, रिजेक्शन भी हुए होंगे। राइट। तो पहले मेरे बहुत सारे रिजेक्शंस भी हुए। तो उसके अंदर ऐसा रहता है कि आप जैसे स्टार्टिंग में इंटरव्यू देने लगते हैं तो क्वेश्चंस ना डिफरेंट होते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं और जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, उसके अंदर एक इंटरव्यू के अंदर पार्ट होता है जिसके अंदर वो कोर कंसेप्ट्स पूछते हैं कि हाँ आपके जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और एक पार्ट होता है जिसके अंदर आपको वो पूछते हैं कि आपने प्रोडक्शन पे जो काम किया तो उसके अंदर आप कैसे काम करते थे, आपका रोल क्या था, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और किस अप्रोच से आप काम करते थे। तो ये था। तो स्टार्टिंग में मेरे बहुत सारे जब रिजेक्शंस हुए तो बट मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू देता रहा। तो यही था कि आप अपने रिजेक्शंस के काउंट बोल जाएं तो उसे ज़्यादा सीरियस लेने की बात नहीं होती। सही बात। अगर आपके रिजेक्शन हो रहे हैं तो अगर आप रिजेक्शंस का काउंट बोल जाएंगे तो आप सिलेक्शंस का भी काउंट बोल जाएंगे कि आपकी इतनी सिलेक्शन हो सकती है। पता है मन, आप में एक क्वालिटी मैंने क्या नोटिस करी है अभी आपसे बात करते करते, स्किल्स ठीक है सबके पास होते हैं, कईयों के पास कम होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं, कई लोग मेहनत कर रहे होते हैं। मेन है प्रोएक्टिवनेस, माइंडसेट। मुझे लगता है जो आपके पास 7 से 8 ऑफर आए ना वो आपके माइंडसेट की वजह से आए हैं कि रिजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है मैं ट्राई करता रहूँगा एंड देन एट लास्ट देख लेंगे कहाँ ज्वाइन करना है। तो 7 से 8 ऑफर आए, फिर आपको देखा भी अब मैक्स ऑफर कौन सा है, कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है और क्या बेनिफिट्स कौन सी कंपनी दे रही है। एंड गाइज ये आपका राइट है, ऐसा नहीं है, ठीक है इनके पास 7 से 8 ऑफर आए पर एट दी एंड यार ये एक एम्प्लॉय है, बिकने जा रहे हैं हम बिकने जा रहे हैं किसी कंपनी के लिए यार, है ना। तो हमें तो फिर उसमें तो हमें बहुत चूजी रहना पड़ेगा ना। सो कंपनी भी तो यही करती है, कंपनी भी यही कर रही है ना। उनके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, एक को वो एक्स ऑफर देते हैं, उस एक को कम ऑफर देते हैं, है ना। तो वो भी तो सिलेक्शन उस हिसाब से कर रहे हैं ना, तो हमारा भी राइट है कि हम भी उस हिसाब से सिलेक्शन करें। वही अमन ने किया। तो 7 से 8 ऑफर आए आपके पास और चैलेंजेस भी थे, इंटरव्यूज आप मैं पूछूंगा भी क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्या क्या आपने वो एक्सपीरियंस किया, भी क्वेश्चन मैंने डाला है उसके बारे में। अब मुझे ये बताओ, सैलरी नेगोशिएशन एक बहुत
इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप 90 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व करते हो। फिर आपका मैनेजर नहीं माना फिर ना अर्ली रिलीज़ के लिए, नहीं माना नहीं मानते हैं वैसे ना, मैंने देखा है नहीं मानते, अभी पूरा सर्व करो। बट अच्छी बात है ना, 90 दिन में टाइम मिल जाता है फिर और ऑफर्स लेने का, आपके लिए तो अच्छा हुआ है ना। अच्छी चीज़ है ना गाइस, आप भी बताना वैसे कि आप कितना मानते हो कि हाँ अगर 90 दिन मिल गया तो आपको मल्टीपल ऑफर्स मिल जाते हैं। इनको 7 से 8 ऑफर मिल गए, राइट। तो अब मुझे बताओ कैसे आपने वो हैंडल किया यार एचआर वगैरह को, क्योंकि अब एक ऑफर आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, अब हाइक पे हाइक मिले जा रहे हैं। कैसे उनको मना करते थे वो थोड़ा बताओ, मुझे जानना है कैसे नेगोशिएट किया आपने। अब जैसे आप 120% हाइक मिला, फिर आपको और हाइक मिला होगा, थोड़ा सा और मिला होगा, थोड़ा सा और मिला होगा, वो बताओ। यस, सो मैंने एक बात नोटिस किया है, जब भी हम सैलरी नेगोशिएशन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स के रिलेटेड पूरी रिसर्च करें कि आपकी इस स्किल और इस एक्सपीरियंस टाइम एक्सपीरियंस पे आपको कितने ऑफर मिल सकते हैं, या फिर इतनी सैलरी रेंज इस टाइम पीरियड एक्सपीरियंस की क्या है इस स्किल की। वेरी तो गुड सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि मेन बात कॉन्फिडेंस देखते हैं कि जैसे जितने भी मेरे को अभी तक ऑफ़र मिले, तो मेरे को अगली कंपनी ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ मुझे ऑफ़र लेटर सेंड करो पिछली कंपनी का कि हाँ आप पे रियल में ऑफ़र है कि नहीं, क्योंकि वो मेन बात है कॉन्फिडेंस देखते हैं। ऑल्दो मेरे पास ऑफ़र लेटर थे, तो बट फिर भी उन्होंने कभी मेरे से वो नहीं किया, डिमांड नहीं की हाँ कि आप मेरे को ऑफ़र लेटर भेजो तभी हम आपको उस परसेंट की हाइक दे पाएंगे। तो लोग बहुत शर्माते हैं, जैसे ये कहते हैं किसी लड़की का हाथ मांग रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो सैलरी का, तो उसे मैं कहता हूँ कि शर्माना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ कि मेरी इतनी डिमांड है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पे ऑलरेडी इतना ऑफर है। तो जैसे आप मान लो आपके पास 200% हाइक है, आप आगे से 250 कह रहे हो कि मेरी एक्सपेक्टेड 250 है, तो अगर वो 250 को रिजेक्ट भी कर देंगे कि हाँ हमारे पास 250% हाइक हम नहीं दे सकते, तो क्या बात, तो आप पे कुछ आपका चला तो जाएगा नहीं, तो आप 200% हाइक पे तो गिरेंगे ही ना। तो कम से कम आपके पास 200% हाइक का ऑफर था ही है। तो अमन जैसे अब एचआर वगैरह को आप कैसे, उन्होंने आपने मना किया उनको, अब आपके पास 7 से 8 ऑफर थे, अब हर जगह तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, अमन एक ही है, तो आप कैसे उनको मना करते थे और क्या बोलते थे उनको? ओके, तो मुझे जैसे ही बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती थी या फिर कुछ और अच्छा ऑफर मिलता था तो मैं पिछली कंपनी को इन्फॉर्म कर देता था, तो वाया मेल और वी कैन ऑल्सो ड्रॉप व्हाट्सएप मैसेज, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हाँ मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है और हाइक के साथ, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे आपको कंपनी चाहिए, तो कोई किसी को होता है कि हमने एमएनसी के अंदर जाना है, और किसी को होता है कि मैंने मिड साइज कंपनी के अंदर जाना है। तो अगर आपको उस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आप लेना चाहते हो, तो आप दूसरी कंपनी को उसी टाइम मना कर सकते हैं, उस पर वो नहीं है, क्योंकि हम एट लास्ट हमारे पे जितने भी ऑफ़र हैं तो हम सब में तो ज्वाइन कर नहीं सकते, तो हमें एट लास्ट उन्हें बताना तो होगा ही कि हाँ अब आप हमारी वेट ना करें, तो आप किसी और कैंडिडेट का इंटरव्यू ले सके, हम स्टिक कर सकते हैं। ओके ओके। तो अमन जैसे आपने एक मुझे बताया था इससे पहले जब हम ऑफ कैमरा थे, कोई एचआर से आपका कुछ वो भी हो गया था झगड़ा? हाँ राइट। तो उसका बताओ भाई हमारी ऑडियंस को भी हाँ, तो उसका ऐसे था, जब क्या कहते हैं मेरे पास 150% हाइक का ऑफर था, तो मैंने उनसे जब मेरा इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ कि अब इंटरव्यू दिया मैंने दूसरी कंपनी में, तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि हाँ मैं 200% हाइक एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को ऐसा कहा कि नहीं आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है, आप इतना अच्छा ऑफर नहीं ले सकते, आपको 200% हाइक बहुत ही ज़्यादा है, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो आपको कभी मिलेगी भी नहीं, जो आपका पास पुराना ऑफर है आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें। तो अभी मेरे को अराउंड 1 मंथ ही हुआ था तब, तो मैंने बोला था कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अभी और इंटरव्यूज़ दूंगा, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी हाइक लेके दिखाऊंगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, तो जब भी मेरी लग जाएगी अच्छी हाइक पे मैं आपको ज़रूर कॉल करके बताऊँगा। तो मैंने उन्हें उसके बाद कॉल भी की कि हाँ कि मेरे को 4x हाइक प्लस हाइक के साथ ऑफर मिल गया और मैं वो कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, वैसे अच्छी बात है। समटाइम ऐसे अगर कमेंट सामने से आते हैं तो अंदर से आता है कि मुझे प्रूफ करना है अब और मुझे बेटर से बेटर ऑफर लेना है। बहुत अच्छा अमन, काफ़ी अच्छे से आपने, क्योंकि ये भी एक स्किल है कैसे आप हैंडल कर रहे हो, कैसे आप नेगोशिएट कर रहे हो सैलरी, और 4x हाइक तक ये हैं। एंड अब आप कैलकुलेट कर सकते हो गाइस, 2.2 से स्टार्ट किया, 3.9 में इन्फोसिस छोड़ा, एंड उसके बाद आ जाके अच्छा सेटल्ड है, वेल सेटल्ड फ्रंट एंड डेवलपर। अब मुझे बताओ। हाँ हाँ जी प्लीज़। हाँ जी, मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको मान लो कोई डीमोटिवेट कर रहा है या फिर आपका ये कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हैं आपके पास
कि हाँ आप इससे ज़्यादा हाइक नहीं ले सकते, आपके पास ऐसा हो जाएगा, आप कम हाइक के साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इतना अच्छा ऑफर नहीं मिल पाएगा, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, दुनिया में है लाखों कंपनी पड़ी, जाने मन तो अकेली तो नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इतना मतलब इस तरीके का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, एंड फेयरलेस माइंडसेट होना चाहिए, बिना डरे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे यार, तू नहीं तो कोई और सही। तो नहीं कोई और। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि प्रोजेक्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल था आपके इस जर्नी में यार। अब ठीक है, स्किल्स सीख ली हैं, बट जब तक दिखता नहीं है तो बिकेगा नहीं। तो क्या प्रोजेक्ट्स किए आपने, और कितना आपको कॉन्फिडेंस आपको आया इंटरव्यू निकालने में, वो प्रोजेक्ट शोकेस करने में, प्लीज़। तो प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी आप लर्निंग कर रहे हो तो आई थिंक सो कि हमें मेनली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही करनी चाहिए। तो जैसे मैंने रिएक्ट की तैयारी स्टार्ट करी थी कि मैंने रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसा किया था, कोर जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट करने के बाद रिएक्ट का सीधा प्रोजेक्ट उठा लिया था, यूट्यूब से ही प्रोजेक्ट लिया मैंने। तो उस प्रोजेक्ट को मैं साइड साइड बिल्ड कर रहा था अपने पर्सनल लैपटॉप पे, और जो भी उसके अंदर कंसेप्ट यूज़ होते थे मैं उस कंसेप्ट को सर्च करता था यूट्यूब पे कि हाँ इस कंसेप्ट के बारे में क्या, और हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो वर्क करता है। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमें कि हाँ हमें सारे कंसेप्ट का अच्छे से पता लगता है कि हम कहाँ कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि मेनली जो मैंने लर्निंग की वो सारी प्रोजेक्ट से की, मैंने उसके अंदर 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाए। क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए थे वैसे आपने, अमन बताएंगे थोड़ा सा, हाँ तो एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे तो। तो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट रहा था, एक न्यूज़ एप्लीकेशन थी, न्यूज़ वेब एप्लीकेशन। तो उसके अंदर था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसके अंदर कैटेगरीज थी। तो जैसे टैब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज शो हो रही हैं, तो हम जैसे स्पोर्ट्स के अंदर क्लिक कर रहे हैं तो हमें खाली स्पोर्ट्स की न्यूज़ फिल्टर होकर आ रही हैं। तो एंटरटेनमेंट के अंदर क्लिक कर रहे हैं तो हम एंटरटेनमेंट की न्यूज़ फिल्टर करके आ रही हैं। तो उसके अंदर अलग अलग कंसेप्ट थे, तो जैसे सर्च बार हो गया, कैटेगरीज होगी, कैसे री रेंडरिंग कर रहे हैं हम पेज की, और इन्फिनाइट स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स मैंने उसके अंदर यूज़ किए। और एक सेकंड प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, एक क्लाउड डायरी। तो उसके अंदर ऐसा था, उसके अंदर था लॉगिन फॉर्म, उसके अंदर ऑथेंटिकेशंस वगैरह थी कि कोई भी यूज़र है वो लॉगिन कर सकता है और अपने नोट्स को सेव कर सकता है ऑनलाइन। तो फिर वो जो यूज़र लॉगिन कर रहा है वही अपने नोट्स को एक्सेस कर सकता है और एडिट कर सकता है, कोई और यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक वो प्रोजेक्ट बनाया था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, जैसे तो ये रिएक्ट भी बनाए थे प्रोजेक्ट आपने? यस, खाली मेनली यहाँ फ्रंट एंड पे था। और एक मैंने एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर था यूट्यूब क्लोन। तो यूट्यूब क्लोन की तरह लाइव यूट्यूब एप्लीकेशन ले सकते हैं, तो उसके अंदर वो उसका प्रोजेक्ट था। बेसिकली यूट्यूब की एपीआईज आपने यूज़ करी होगी, है ना? ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा ना इंटरव्यू के टाइम पे। अब ये बताइए, जैसे 7 से 8 ऑफ़र आपने लिए, है ना? कुछ कंपनीज़ आई थिंक चंडीगढ़ की थी, और कुछ कंपनीज़ गुड़गांव, नोएडा, मल्टीपल जगह से आपको ऑफ़र आया। थोड़ा एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो मुझे, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, और कुछ ऐसा कोई जो आप जवाब भी ना दे पाए हो, फिर वो लर्निंग हुई हो आपके लिए, वो थोड़ा बताइए, कुछ सीखने को मिले हमें आपसे, हमारी ऑडियंस को। तो मेन उसके अंदर ऐसे रहते हैं कि कोर जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मेन क्वेश्चन रहते हैं एरे, लिस्ट, ऑब्जेक्ट। तो और ऐसे मेनली इसका कुछ क्वेश्चंस थे। तो जैसे हमने फ़िल्टर करके डेटा उन्हें प्रोवाइड करना होता कि आउटपुट के अंदर ये फ़िल्टर डेटा आना चाहिए। और जैसे वर्ड कोई है, वो एक स्ट्रिंग के अंदर डुप्लीकेट वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें वो डुप्लीकेट वर्ड्स को रिमूव करना है। तो जैसे नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर, एक आपको नंबर एंटर करना है, आपको इनपुट बॉक्स बना दिया जाएगा। तो उसके अंदर आप ऐसे कोडिंग करें कि इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी आप नंबर एंटर करें तो उसका नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर हमें मिलना चाहिए आउटपुट के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट के अंदर हमें दी जाती है ऐसे एपीआई, सो एपीआई के हमें डाटा फेच करके हमें वो प्रिंट करवाना है, उसके अंदर ऑपरेशंस करवाने हैं, करंट ऑपरेशंस हो सकते हैं उसके अंदर। और एक काउंटर्स का था क्वेश्चन। तो हमें तो सिंपल क्वेश्चन था कि 2 बटन बनाने हैं, तो एक प्लस बटन पे हमारा काउंटर प्लस होना चाहिए और माइनस बटन में हमारा काउंटर डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो एक ये था। और एक और मुझे क्वेश्चन जो याद आ रहा है वो था कि हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है, उसके अंदर जो नंबर एंटर करेंगे वहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके अंदर फिर वो काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमने 30 नंबर एंटर किया तो काउंटडाउन 30 से डिक्रीमेंट होना चाहिए।
अगर हम वो नंबर चेंज कर रहे हैं तो वो काउंटर रीसेट होना चाहिए और वहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए। और एक पता है गाइस, ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं मशीन राउंड जो होता है ना हमारा, जिसमें कोडिंग क्वेश्चन आता है, ये वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। प्लीज प्लीज अमन गो अहेड। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की स्टेट चेंज कर सकते हैं। हुक्स वगैरह पे भी क्वेश्चन हुए होंगे। वो सारे बुक्स वो मशीन कोडिंग ग्राउंड के अंदर यूज़ हो जाते हैं कि आप यूज़ इफेक्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ रेफ कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो। बहुत अच्छा है रमन, बहुत बढ़िया। इवन गाइस इन पे मैंने इन जो ये बात कर रहे हैं इन सब पे मैंने वीडियोस कवर कर रखे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी जब मैं पेटीएम मैंने क्रैक किया था, उस टाइम पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी। राइट। तो इंटरव्यू देने से पहले मैंने अजय सर की सारी सीरीज गो थ्रू की थी कि उसके अंदर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, तो आप उसकी वो मैंने ना मेरे से ही पूछे गए थे सारे, तो मैंने कहा इससे एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, आई थिंक ऑडियंस के भी काम आएगी, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे प्रॉमिस के ऊपर हो गया, सिंक के ऊपर हो गया, और यूज़ अफेक्ट हो गया, यूज़ रेफ हो गया, हुक्स के ऊपर, क्योंकि रिएक्ट में ज़्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट पे हम ज़्यादा काम करते हैं एंड ज़्यादातर एप्लीकेशन फंक्शनल कंपोनेंट पे बेस्ड रहते हैं, वहाँ पे हुक्स पिक्चर में आते हैं। बहुत अच्छा लगा मन आपसे बात करके यार, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी हैं आप और काफ़ी मिलनसार हैं आप। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी, एंड जो स्पेशली जो सपोर्ट रोल में है, डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, क्या एक माइंडसेट होना चाहिए? ऑल्दो पूरे पॉडकास्ट में एक आपको एज अ पर्सनैलिटी जाना, हमने देखा आपके बारे में, आप हर चीज़ कैसे हैंडल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंस्पायरिंग। बट फिर भी क्या एक एडवाइस रहेगी, बताइए प्लीज़। हाँ, तो मेरी फाइनल एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले अपना गोल सेट करें कि आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप मान लो सपोर्ट रोल से डेवलपमेंट साइड में जाना चाहते हैं कि आपका कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर आप क्यूए वगैरह की साइड जाना चाहते हैं जहाँ पे कोडिंग थोड़ी कम होती है, तो सबसे पहले आप वो सेट करें। उसके बाद अपने स्मॉल स्टेप्स के अंदर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। घबराना नहीं है कि हम कैसे कर पाएंगे, हम इतना टाइम हमें सपोर्ट रोल के अंदर हो गया, मैंने भी जैसे किया, इतना टाइम सपोर्ट रोल के अंदर काम किया, फिर अपना करियर ट्रांजिशन किया और अब मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो ये है कि लाइफ्स बैटल डू नॉट ऑलवेज गोज टू फास्टर और स्ट्रॉन्गर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। तो लोग ना, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि लोग ना बहाने बहुत ढूंढते हैं कि हाँ मेरे पास क्या कहते हैं ये रिसोर्सेज नहीं है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं भी एक सेकंड शिफ्ट में काम करता था 2 to 11, तो उसके अंदर ऐसा रहता था कि 2 to 11 मुझे क्या शिफ्ट करना पड़ता था। उसके बाद मैं रात को थक जाता था, जैसे 11 बज गई, उसके बाद मैं 1 घंटे की ब्रेक लेता था। ब्रेक लेने के बाद मैं दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट करता था, फिर रात को मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ना, 5 बजे तक पढ़ना। तो वैसे रहते थे, बहाने ना मारे, जिम्मेवारी से अपना काम करें। तो जिम्मेवारी एक ऐसी चीज़ है जो रात की नींद उड़ा देती है, तो उसके साथ हमें वो काम करना चाहिए कि रात में जागने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता, कोई कोडर भी होता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं बट आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा अमन। एंड गाइस इन्होंने एक पॉइंट बोला, जैसे आप सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, आपका कोडिंग में इंटरेस्ट कम है, सो अदर प्रोफाइल्स भी हैं वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर आप बहुत ही क्लियर हो कि अब मुझे फ्रंट एंड में ही जाना है, जैसे इनके बहुत क्लियर थे कि मुझे इसमें ही जाना है, जो होगा देखा जाएगा, तो अगर आप वैसे एक फेयरलेस माइंडसेट रख के आगे बढ़ते हो तो चीज़ें अचीव हो जाती है। थैंक यू सो मच अमन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सीरियसली। एंड ट्राई करेंगे जब आप दोबारा कभी स्विच करें तो दोबारा आपको बुलाएंगे चैनल पे। बट विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हमारी ऑडियंस, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी विशेज़, एंड आप बहुत आगे जाएं। आज 4x है, इसको 8x करें, 12x करें, एंड 20x करें, 100x करें, हम तो ये चाहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड गाइज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड लाइक एम रखा है मैंने 10,000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।